बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th बायोलॉजी यूनिट नंबर 1 का लेक्चर कंटिन्यू था और हम अब तक इसका कंप्लीट कर चुके थे। द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग यहाँ तक कंप्लीट हम पढ़ चुके थे और आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत से अमराज लोगों को मुतासिर करते हैं और पाकिस्तान में इन अमराज की शरह जो है ख़ास तौर पर ज़्यादा है। इसकी वजह ना सिर्फ शहरी बल्कि देहाती फ़िज़ा में भी हवाई आलूदकारों यानी पॉल्यूटेंट्स की ज़्यादा मकदारें हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा तादाद में पेशेंट इसके मौजूद हैं। तो इसकी जो चंद अहम रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनको हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो सांस लेना जो है वो ज़िंदगी का एक फ़ंक्शन है, एक बुनियादी फ़ेल है और सांस में अगर हमें प्योर ऑक्सीजन ये प्योर हवा मुयस्सर नहीं आएगी, एक हेल्थी इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो अल्टीमेट वो आलूदा हवा जो है हमारे सांस के रास्ते से जब हमारे लंग्स में एंटर होगी तो अल्टीमेट वो लंग्स के जो ट्रेकियाँ हैं, एल्वियोलाई हैं, उनको डैमेज करेंगी, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी और हमारे सांस लेने में दुश्वारी पैदा करेंगी। और अगर ये आलूदा हवा हमारे ब्लड तक पहुंच जाती है तो ब्लड जो है वो भी इससे मुतासिर होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली जो चीज़ है वो इस हवा को रिसीव करने वाला हमारा रेस्पिरेटरी बिग ऑर्गन जो है, जो कि लंग्स हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। तो इनसे बेटा मुतासिर होने के साथ जो सबसे पहली डिज़ीज़ है जो लाहिक होती है वो है ब्रोंकाइटिस। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये एक्चुअली एक ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें कि सोजिश होती है। कहाँ पर? ब्रोंकाइट्स में। अब ब्रोंकाइट्स क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये डायग्राम हमारे सामने है जो कि द एयर पैसेज में आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ भी चुके हैं। तो ट्रेकिया का जो रास्ता है जब वो लंग्स में एंटर होता है तो ये ट्रेकिया ब्रोंकाई में बदलता है और ब्रोंकाई से बहुत से छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, अगर हम इसे जूम करके देखें जी, तो स्टूडेंट्स ये हमें लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल जो है उनकी शाखें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये एक्चुअल वो एयर पैसेज है लंग्स के अंदर जहाँ से ऑक्सीजन डायरेक्टली एंटर होती है एल्वियोलाइज में। ठीक है, ये एल्वियोलाइज जो आप पहले इसके बारे में जान चुके हैं। और यहाँ ये खून की छोटी छोटी नालियाँ जो हैं रेड और ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही हैं, इनमें डायरेक्टली हवा को जो है वो नफूस के अमल से एंटर किया जाता है। जी, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डायग्राम आपको दिखाई गई। तो बेटा ये चीज़ है कि ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये उनकी सोजिश है। ठीक है, यानी जो ब्रोंक्यूल्स आपको भी थोड़ी देर पहले डायग्राम में दिखाए गए, उनके एयर पैसेज के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो जाती है, वो स्वेल हो जाते हैं। इट रिज़ल्ट इन एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ म्यूक्स इनटू द ट्यूब्स लीडिंग द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड द नर्विंग ऑफ ट्यूब। जी, तो आप इसे इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, ये जो आपको एक डायग्राम भी यहाँ साइड पे नज़र आ रही है, ठीक है, इसे मैं और थोड़ा सा करीब कर देता हूँ आपके। ये जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स जो हैं में होने वाली सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इस सोजिश में ट्यूब्स के अंदर
ये जो ट्यूब नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये इसकी इंटरनली लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग है जहाँ से हवा का गुज़र होता है। इसमें इस सोज़श में ट्यूब्स के अंदर म्यूक्स की बहुत ज़्यादा सीक्रेशंस निकलती हैं, जिससे ट्यूब्स की दीवारों में सूजन हो जाती है और ट्यूब्स अंदर से तंग हो जाती हैं। जी, तो ये देख रहे हैं आप, इसकी इंटरनल लाइनिंग आपको नज़र आ रही है और यहाँ सोज़श के बाद, यानी इन्फ्लेमेशन होने के बाद या म्यूक्स पैदा होने के बाद इसका जो पैसेज है, इसका रास्ता जो है वो तंग हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो इससे सांस लेने में फिर दुश्वारी होती है। तो इसकी वजह बेटा वायरसेस, बैक्टीरिया या सोज़श पैदा करने वाले केमिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि तंबाकू का धुआं वगैरह, ठीक है, या फिर आलूदा हवा में शामिल बैक्टीरिया और वायरस भी हमारे लंग्स में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो ब्रोंकाइटिस है, जो डिज़ीज़ है, इसकी 2 अक़साम है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। और ये जो एक्यूट क्रॉनिक है आम तौर पर तकरीबन 2 हफ्ते तक रहता है और मरीज़ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल को मुस्तकिल नुकसान पहुँचे बग़ैर ही सेहतयाब हो जाता है। ये एक्यूट क्रॉनिक है, इसमें ये प्रॉब्लम आती तो है मगर ये पर्सन रिकवर हो जाता है विदिन 14 डेज़, 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकाई में क्रॉनिक लंबे अरसे तक रहने वाली सोज़श जो है ना, वो भी हो सकती है। और अगर ऐसा हो जाए तो ये ब्रोंकाइटिस आमतौर पर 3 माह से 2 साल तक रहता है, ठीक है जी। तो बेटा ये हमने जान लिया कि ब्रोंकाइटिस जो है ना वो 2 अक़साम है, एक नॉर्मल है जिसे एक्यूट और दूसरे को क्रॉनिक बोलते हैं। अगर एक्यूट है तो 2 हफ्ते में पेशेंट ठीक हो जाएगा, अगर वो क्रॉनिक में चला जाता है तो वो लंबे अरसे के लिए इसका शिकार हो जाता है, जिसे 3 माह से 2 साल तक ये बीमारी रह सकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी जो सिम्टम्स हैं बेटा, कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे जो लंग्स हैं उनके जो ब्रोंकाई हैं वो इस तरह नैरो पैसेज में बदल चुके हैं। तो इनकी अलामात में बेटा खांसी का होना, सांस में हल्की खरखराहट होना, ठीक है, बुखार या सर्दी लगना भी इसमें शामिल है, और फिर सांस की तंगी यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग जो है ना वो इसकी सिम्टम्स में शामिल है। ख़ास तौर पर ये भारी काम करते हुए ऐसा महसूस होता है जी। तो बेटा ये हमने पढ़ा ब्रोंकाइटिस। तो इसमें हमने जाना कि ये 2 टाइप्स की हैं, और फर्स्ट टाइप जो है वो 2 से 2 हफ्तों तक ठीक हो जाती है, और जो क्रॉनिक में बदल जाती है वो फिर 3 माह से 2 साल तक रहती है, और इसके सिम्टम्स भी हमने जान ली जी। तो बेटा इससे नेक्स्ट वाली जो डिज़ीज़ है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे पास अस्थमा जी। तो स्टूडेंट अस्थमा से पहले हम एम्फीसीमा और नमोनिया पढ़ेंगे जी। तो एम्फीसीमा बेटा एक ऐसी रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है जिसमें कि एम्फीसीमा में एल्वुलाई की दीवारें टूट जाती हैं, ठीक है। अब एल्वुलाई की भी डायग्राम आपको पहले दिखाई गई है, ठीक है, एक दफ़ा फिर दिखा देते हैं जी। तो ये हमारा एयर पैसेज, और इसमें ये वाला हमारा जो है वो है एल्वुलाई। तो यहाँ एल्वुलाइज छोटे छोटे अंगूर के गुच्छों की तरह के सैक्स हैं जो कि हमारे लंग्स के जो ब्रोंकाई जो हैं उनके एंड टिप्स पर मौजूद होते हैं, ठीक है, और एल्वुलाई डक्ट से जो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इनकी जो आप कह सकते हैं कि एल्वुलाई की जो वॉल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं जी। तो बेटा इससे एल्वुलाई के सैक्स बड़े तो हो जाते हैं मगर गैसों का तबादला जो है उनका सतही रकबा जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। मीन अगर ये मतलब राउंड शेप में है तो अगर इनकी जो है वो दीवारें कहीं कहीं से टूटी हुई हैं तो अल्टीमेट ये ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाने का एक रास्ता है। तो अगर वो नामुकम्मल है तो अल्टीमेट उसका सतही रकबा कम होगा, जिससे कम ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड को मिलेगी लंग्स से, ठीक है।
तो जब फेफड़ों के जो टिश्यूज़ जो हैं वो टूटते हैं तो एक्सपिरेशन के बाद फेफड़े अपनी पहली वाली शक्ल में वापस नहीं आ पाते, ठीक है। तो इस तरह हवा बाहर नहीं धकेली जा सकती और फेफड़ों के अंदर ही हवा जो है वो अटक जाती है, फंस जाती है, रह जाती है, ठीक है। तो एम्फीसीमा की इस कंडीशन में जो इसकी सिम्टम्स हैं वो क्या होंगी, हमें कैसे पता चलेगा बेटा? तो इसकी जो सिम्टम्स हैं, ऊपर वाली डिटेल मैंने आपको वैसे बता दी, ये सिम्टम्स हैं। तो इस सिम्टम्स में जो इसकी अलामात जिसे कहेंगे हम, वो है सांस, सबसे पहले सांस की तंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग जो है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, फैटिग, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड वेट लॉस, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि सांस की तंगी के साथ थकावट होगी, बार बार होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे और इसके साथ आपका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी एम्फीसीमा डिसऑर्डर से गुज़र रहा है। तो जब एम्फीसीमा की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं तो इस वक्त तक अमूमन मरीज़ अपने फेफड़ों का यानी लंग्स का 50 to 70% तक टिश्यूज़ खो चुका होता है, जिसे आप कहते हैं कि उसके लंग्स जो है ना वो बिल्कुल वर्किंग जो है वो छोड़ चुके होते हैं, ठीक है। तो खून में ऑक्सीजन की सतह इतनी गिर चुकी होती है तब तक कि इससे बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, इससे जान के जाने का ख़दशा भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो एट द एंड अगर वो सांस नहीं प्रॉपर ले पाएगा तो फिर क्या होगा कि उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि सांस से ही हमारी ज़िंदगी चल रही है।